तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है एक बहुत ही छोटी सी कोशिका से और खत्म होता है हमारी डाइनिंग टेबल पर। ये कहानी है जीवन की और हमारे खाने की, और कैसे ये दोनों एक दूसरे से असल में जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ है एक इतना बड़ा हाथी और दूसरी तरफ एक नन्हा सा बैक्टीरिया, इतना छोटा कि दिखता भी नहीं। साइज में इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद इनमें एक बहुत ही जरूरी बात कॉमन है। तो फिर वो क्या हो सकती है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। और वो चीज है सेल, यानी कोशिका। मतलब चाहे वो सबसे छोटा बैक्टीरिया हो या फिर कोई बहुत बड़ा जानवर, हर जिंदा चीज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो यही है। ये जीवन की सबसे फंडामेंटल, सबसे कह सकते हैं बुनियादी यूनिट है। तो जब हम कहते हैं कि कोशिका मौलिक है, तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है ना? एक एक ईंट जुड़कर पूरी दीवार खड़ी कर देती है। बिल्कुल वैसे ही अनगिनत सेल्स यानी कोशिकाएं मिलकर किसी भी जिंदा शरीर को बनाती हैं। ये कह सकते हैं लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट है। और बात सिर्फ स्ट्रक्चर की नहीं है, इसे पिज्जा बेस की तरह भी समझ सकते हैं। सोचिए, टॉपिंग्स और चीज के बिना पिज्जा तो नहीं बनेगा, लेकिन उन सबको रखने के लिए एक बेस तो चाहिए ही ना। बस कोशिका वही बेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर जिंदगी की सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलती है। लेकिन सवाल यह है कि इस अनदेखी दुनिया के बारे में हमें पता कैसे चला? ये जानकारी हमेशा से तो थी नहीं। इस माइक्रो वर्ल्ड को देखने के लिए उस दौर के साइंटिस्ट की जो क्यूरियोसिटी थी ना, और उनके बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी जरूरत पड़ी। तो कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक के साथ। उन्होंने कॉर्क में, मतलब पेड़ की छाल में, मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने देखे और उन्हें नाम दिया सेल। फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार तालाब के पानी में जिंदा चलती फिरती सेल्स को देखा। कमाल था वो। और फिर लगभग 200 साल बाद श्लीडन, श्वान और विर्चो जैसे साइंटिस्ट ने इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ा और सेल थ्योरी की नींव रखी। मतलब कि सारी जिंदा चीजें सेल से बनी हैं और नई सेल्स हमेशा पुरानी सेल से ही बनती हैं। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि सेल क्या है। अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। एक सेल सिर्फ एक खाली बुलबुला नहीं होता, ये तो एक बिजी शहर जैसा है जिसके हर हिस्से का अपना एक खास काम है। जैसे शहर के गेट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। ये एक गेट कीपर की तरह है, बहुत सिलेक्टिव। मतलब ये तय करती है कि कौन सी चीजें अंदर आएंगी और कौन सी बाहर जाएंगी। और ये बहुत जरूरी है ताकि सेल के अंदर का माहौल स्टेबल बना रहे। चलिए आप जरा बड़े स्केल पर सोचते हैं। एक इंसान के शरीर में खरबों सेल्स होती हैं, खरबों, और ये सारे छोटे छोटे शहर लगातार काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन्हें चलते रहने के लिए क्या चाहिए? और यहीं पर हमारी कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। अगर हर जिंदा चीज सेल से बनी है और ये सारी सेल्स लगातार काम कर रही हैं, तो वो एक चीज क्या है जिसकी जरूरत इन सबको पड़ती है? जवाब बहुत सिंपल है, एनर्जी, फ्यूल, यानी खाना। हर एक सेल को काम करने के लिए, बढ़ने के लिए, डिवाइड होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से, जो हम खाते हैं। बस यहीं पर आकर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एक दूसरे से मिल जाते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ी चुनौती भी शुरू होती है। इतनी बड़ी आबादी के खरबों सेल्स का पेट भरने के लिए हमें बड़े लेवल पर खाना पैदा करने के तरीकों में एक क्रांति लानी पड़ी। इस मामले में 2 बड़ी क्रांतियां हुईं। एक थी ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सिंचाई और बेहतर बीजों का इस्तेमाल करके फसलों का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया। और दूसरी थी व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति, जिसमें दूध की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस किया गया। तो जरा देखते हैं कि जो हम उगाते हैं वो हमारी सेल्स पर कैसे असर डालता है। देखिए, अनाज जैसे गेहूं, चावल, इनसे मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी सेल्स के लिए इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है। फिर हैं दालें, इनसे मिलता है प्रोटीन जो सेल्स को बनाने और रिपेयर करने के लिए जरूरी है। और तिलहन जैसे सोयाबीन, इनसे मिलता है फैट जो एनर्जी को स्टोर करता है। मतलब हमारी हर फसल का एक सेल्यूलर पर्पस है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं।
हमने शुरू किया था बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, एक सेल से, और हम पहुंच गए ग्लोबल लेवल पर, फूड प्रोडक्शन तक। तो ये सब जुड़ता कैसे है? तो हमारी पूरी कहानी का सार कुछ ऐसा है। देखिए, जिंदगी की शुरुआत होती है एक सिंगल सेल से। फिर जो जीव होते हैं वो इन सेल्स के बड़े बड़े समुदाय होते हैं, एक शहर की तरह। अब इन सेलुलर शहरों को फ्यूल चाहिए, यानी खाना। और बस इसी फ्यूल को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने के लिए इंसान ने नए नए तरीके ईजाद किए हैं। आखिर में देखें तो सारी बात घूम फिरकर इसी एक बेसिक प्रिंसिपल पर आ जाती है, सेल थ्योरी। यही वो नींव है जिस पर पूरी बायोलॉजी और कह सकते हैं कि हमारे फूड सिस्टम्स भी टिके हुए हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए जरा, जब हम बेहतर फसलें उगाने के लिए या दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने फूड सिस्टम में बदलाव करते हैं, तो क्या हम असल में अनजाने में ही सही अपनी सेल्स के काम करने के तरीके को भी नहीं बदल रहे? खाने और बायोलॉजी के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, ये सवाल आने वाले वक्त में और भी ज्यादा जरूरी होने वाला है।